इतना साइंस भरा हुआ है सेक्स में, मैं तो सोच ही नहीं सकती हूँ कि इतना साइंस भरा हो सकता है। 22% ऑफ कामा सूत्रा इज अबाउट पोजिशंस। एक महिला बोल्ड टॉपिक पे बात कर रही है, तो जितने एटलीस्ट सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड मर्द है उनको ये लगता है कि अच्छा वो अवेलेबल है, वो तो आसानी से बिस्तर पे आ जाए। पॉर्न का क्या इम्पैक्ट पड़ता है जनरली लोगों पर और रिलेशनशिप्स पर? पॉर्न मर्दों के लिए बनाया गया है, ज्यादातर मर्द देखते हैं। 67% जो वॉचर्स हैं, 67% वो आदमी है। एक आदमी का जो वार्म अप टाइम होता है, मतलब उसकी बॉडी को अराउज होना, उसके अंदर वो अच्छी अच्छी फीलिंग आना, एक आदमी के लिए वो टाइम, एक औरत के लिए सेक्स कॉम्प्लिकेटेड। हमारे पीछे एक बहुत बड़ा बैगेज है जो हमारी माओ ने, हमारी दादियों ने लिया है कि अपने आप को बिल्कुल मदर इंडिया बना के रखो। What about the old people who are not sexually active? उस एज में जब कपल्स सेक्सुअली एक्टिव नहीं रह पाते, वो कैसे इंटीमेसी मेंटेन कर पाएंगे? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आज के टाइम पे डेटिंग ऐप कल्चर जो है, डेटिंग ऐप पे हम रेकलेसली पार्टनर्स बदलते हैं। ठीक है, सेक्स इज फन, सेक्स एंजॉयमेंट है, फन है, पर सेक्स जिम्मेदारी भी है। सेक्सलेस मैरिज एक बहुत बड़ा कारण है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। लेडीज जो है फेक ऑर्गेज्म करती हैं, क्या जरूरत पड़ती है उन्हें फेक ऑर्गेज्म की? आई हैव आल्सो हर्ड दैट मेन आर गोइंग टू डिसअपीयर फ्रॉम दिस प्लैनेट अर्थ। हमको लगता है वॉर ऑफ सेक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि आदमी भी वल्नरेबल होता है। मतलब पीनस को लोग गन बुलाते हैं। मुझे एक फिल्म आई थी गैंग्स ऑफ वासेपुर, उसमें इनडायरेक्ट रेफरेंस था कि गन है। मतलब इतना वायलेंस जोड़ दिया उस बेचारे से। ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाते। ओके। क्या होती है इंटीमेसी कोचिंग? इंटीमेसी कोचिंग होती है कि इंटीमेसी जो ऐसा मुद्दा है ना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है। मतलब एक आदमी और औरत के बीच में आप जैसे आप फिल्मों या सीरियल से हैं, पर जो सिने वर्ल्ड में या फिल्मों में हम जो दिखाते हैं हैप्पी एंडिंग कुछ होती नहीं है। इट्स जस्ट वन ऑफ द मेनी बिगनिंग्स। जब शादी होती है तब अधिकतर लोग शादी को वेडिंग समझते हैं कि मतलब जो शोर शराबा है, धूमधाम है, शॉपिंग है, हनीमून है। उसके बाद जब आप किसी के साथ रहते हो, जब आप पैजामे में रहते हो, जब आप कारे मारते हो और जब आपके झगड़े होते हैं, जब आपके लाइक्स डिसलाइक्स मैच नहीं करते हैं, तब आपको लगता है वो हनीमून कहाँ गया। मतलब लोगों को लगता है कि तुम्हारे अंदर गलती है। तो मैं खुद उस मतलब दौर से गुजरी हूँ जब मेरी खुद की शादी हुई थी, और तब मैं भी ऐसी सुहावने सपने लेके घुसी थी, और फिर मुझे पता चला अरे तो बहुत सारे, और तब मुझे किसी ने गाइड नहीं किया। घर वालों ने कहा बच्चा कर लो, अगर बच्चा आ जाएगा तो आपस में प्यार आ जाएगा, तो वो भी कर लिया। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। अच्छा। तो हम साइकोलॉजिस्ट के पास भी गए, तो उसने सब कुछ पूछा, बट उसने मुझसे ये नहीं पूछा कि क्या तुम अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट होती हो। मतलब दुनिया भर की बात कर ली, पर ये बात नहीं आई कि 2 साल से मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच कोई शारीरिक संबंध नहीं थे। और मुझे भी नहीं पता था कि ये बात बतानी है, क्योंकि मैं भी 27-28 साल की उम्र में, मुझे भी कुछ आइडिया था नहीं। काफ़ी दिनों के बाद जाकर मतलब खुद को मैंने एक तरह से ये भी समझा लिया कि अब तुम माँ बन गई हो, तुम अकेले रह नहीं सकती हो, तो इसी में जो है तुम्हारी ये लाइफ है। और एक टाइम के बाद जब मैं अपने हस्बैंड से फिर अलग हुई, मतलब फिर हमारा डिवोर्स हुआ और फिर मैं एक रिलेशन में आई, और तब मुझे लगा कि नहीं, मेरे अंदर वो सारी फीलिंग जिंदा है, अभी मरी नहीं है। तो उसके बाद जो एक जर्नी शुरू हुई कि समझ में आया कि एक इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप रात में जब सोते हो, तो क्या आप जब उसका आलिंगन भी नहीं करते, उस इंसान के साथ आप आलिंगन नहीं कर सकते हो, उससे रुमानी बातें नहीं कर सकते हो, तो ये कितना इम्पॉर्टेंट पार्ट है ज़िंदगी का। मतलब अदरवाइज़ तो हम रूममेट्स की तरह ही रह रहे हैं। राशन, खर्चा पानी, बच्चे बड़े कर रहे हैं, त्योहार जा रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर ये रोमांस गायब है। और ये इतना इंटीमेट पार्ट है कि कोई बात नहीं करता। तब फिर मैंने इसके बारे में बात करना शुरू किया, और इतने सारे लोगों ने मुझे लिखा। मतलब फेसबुक पे उस टाइम पे लोग लिखने लग गए, हमें ये प्रॉब्लम है, हमें वो प्रॉब्लम है। मुझे लगता था कि मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, मैं तो बस लिख रही हूँ ना, मैं अपनी बात लिख रही हूँ, मैं अपनी भड़ास निकाल रही हूँ, ये हुआ वो हुआ। तब मुझे समझ में आया कि एक प्रॉब्लम है जो लोग खुल के डिस्कस नहीं करते हैं, चाहे वो उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, चाहे वो रिलेशनशिप है, मतलब रिलेशनशिप में है या सिंगल हैं, तरह तरह के प्रॉब्लम्स। मतलब अभी कल परसों एक डॉक्टर है, आपको लगता है कि डॉक्टर्स को तो सब पता है, पर मेरे इतने सारे क्लाइंट्स डॉक्टर हैं, तो मतलब डॉक्टरों को भी ये जानकारी नहीं है अपने शरीर के बारे में, इमोशंस, इंटीमेसी के बारे में नहीं पता है उनको सिर्फ वो पता है जो एनाटॉमी जो होती है, मतलब अंदर गुर्दे हैं या लंग्स हैं या वो है, उनको पता है, बट इसके बारे में नहीं पता है। तो फिर मुझे लगा कि मैं करना चाहती हूँ उसमें काम। Okay. तो आप बेसिकली करती क्या है इसमें, मतलब वो हाउ डू यू गाइड देम?
गाइड देम, पहले खुद मैंने अपनी ट्रेनिंग ली है। लोगों को लगता है कि सेक्स या इंटीमेसी ऐसी सब्जेक्ट है कि आपको तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर मेरी बाकायदा मैंने सालों साल पढ़ाई की है और पढ़ भी रही हूँ, अभी भी कोशिश कर रही हूँ, सर्टिफिकेशन कर रही हूँ। जिसमें पहली चीज़ क्या है ना कि शक्ति, इसके बारे में कोई बात नहीं करता है समाज में, और हमारा एकमात्र जो ज़रिया है वो पॉर्न है। तो हम ताकि वहाँ जाके हम अपनी एजुकेशन लेते हैं, या फिर हम कुछ बी ग्रेड मूवीज़ देख लेते हैं, या वो जो मतलब हमारे आपके टाइम में फिर भी मतलब 90s की बात करिए, जो मैगजीन्स आती थी या सीरीज़ आती थी, उससे हम कुछ ले लेते हैं। वो सारा अधपकाया ज्ञान है। जो रियल ज्ञान है, मतलब इतना साइंस भरा हुआ है सेक्स में, मैं तो सोच ही नहीं सकती हूँ कि इतना साइंस भरा हो सकता है। अच्छा। हाँ, तो जब मैंने खुद पढ़ा, जब मैंने खुद समझा कि टच क्या होता है। टच का मतलब ये नहीं कि बस आप जैसे एकदम बिल्कुल जोश में वो वाला बिल्कुल आगोश में ऐसे करना। टच बहुत तरह का होता है कि अगर आप समझिए, किसी को आप हीलिंग टच करना चाहते हो, किसी को आप पैशनेट टच करना चाहते हो, किसी को आप रूमानी टच देना चाहते हो, किसी को आप आई अंडरस्टैंड यू वाला टच देना चाहते हो। करेक्ट। तो टच की इतनी सारी कैटेगरीज है। राइट। तो यही ज्ञान जो है, जो नहीं मिला इंडिया को, जो सालों साल पुराना ज्ञान है, मतलब कामा सूत्रा जो कि इतनी बुक को इनफेमस कर दिया गया है, सिर्फ 22% ऑफ कामा सूत्रा इज अबाउट पोजिशंस। ओके। सिर्फ 22%, 78% जो है उसमें कहा जाता है कि तुम्हें अगर किसी को रिझाना है, तुम्हें एक अपनी प्रेमिका को रिझाना है, तो तुम्हें ये सारी स्किल्स होनी चाहिए। 64 कलाओं के बारे में कामा सूत्रा में लिखा गया है। उसमें पेंटिंग है, गाना गाना है, फूल सजाना है बिस्तर पे। मतलब हमारे जो पूर्वज थे 5000 साल पहले, उनके अंदर इतना विजडम था। करेक्ट। तो जैसा भी आपने कहा कि लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, तो अभी भी थोड़ा सा लोग हिचकिचाते हैं, या फिर पेरेंट्स तो डेफिनेटली बात नहीं करते हैं बच्चों से इस बारे में। मैंने देखा है स्कूल में भी काफ़ी कम बताया जाता है इन चीज़ों के बारे में। तो आपको क्या लगता है कि स्कूल में इसके बारे में प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए? आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने OMG S2 जो आई थी अभी 1 साल पहले, वो मैंने अभी अपने बच्चे के साथ देखी। मेरा 12 साल का बेटा है, और जब मैं देखी उसके बाद वो रोने लग गया, वो 12 साल का बेटा। और कह रहा है, मम्मी मैं इतना जज करता था, या मुझे इतना पता था, आपको नहीं पता मम्मी मेरे क्लास में बच्चे क्या क्या बातें करते हैं। तो वो जब रोने लग गया, और उसके लिए मैं सच बता रही हूँ, वो रोना मतलब मैंने कभी उसको रोका नहीं कि तुम लड़के हो, तुम रो मत। बजाय इसके उसके लिए रोना बड़ी बात है, वो जल्दी रोता भी नहीं है, पर वो फूट फूट के रोने लग गया। और तब मुझे समझ में आया कि सच में जो OMGS में जो दिखाया गया है कि एक वो सिंपल, वो जो टीनेजर है वो अपनी बॉडी को एक्सप्लोर कर रहा है, उसको किसी ने बोल दिया कि अरे तुम तो उसको प्लेजर नहीं दे सकते हो, और ये बातें होती हैं। मतलब अनफॉर्चुनेटली कहते हैं कि एक सड़ा हुआ सेब पूरे बास्केट को बिगाड़ देता है। ये एक र्यूमर जो फैलता है ना एक बच्चे से, वो एक बच्चे से दूसरा, तीसरा, चौथा, और यही है कि हमको ये समझना है कि हमारे बच्चे आज सोशल मीडिया वर्ल्ड में हैं। वो हमारे आपके टाइम पे नहीं है कि हमारे तो फिर भी एक्सेस नहीं था। आज तो बस स्मार्टफोन चाहिए, आप www. टाइप करो, आप चाहे लिख दो कि लव लिख दो, उसमें कोई ऐसी अश्लील पिक्चर आ सकती है, कुछ भी आ सकता है। और एक क्लिक से, दूसरे क्लिक से, तीसरे क्लिक, वो पूरी चेन चलती है। और तो यही सब चीज़ें कि आप बच्चे को, माँ बाप क्या कर रहे हैं, हर कोई, मैं भी गिल्टी हूँ, वो हम इतने बिजी रहते हैं, हमारे पास इतना काम होता है, हम बच्चे को फ़ोन दे देते हैं कि ठीक है तुम फ़ोन में देखो। अब फ़ोन में वो क्या देख रहा है, और उस पर आपका कंट्रोल नहीं है कि उसने क्या क्लिक किया, उसको क्या रिकमेंडेशन आएगी। इस टाइम पे तो और भी ज़रूरी कि आपको बच्चे को आगाह करना है, और स्कूल वालों को इसमें पार्ट लेना होगा। ये कोई वन टाइम क्लास नहीं कि साल में एक बार क्लास कर दी सेक्स एजुकेशन की, हो गया। क्योंकि बच्चा रोज़ कहीं ना कहीं, किसी ना किसी जगह पे बच्चा एक्सपोज हो रहा है। जैसे आपने ये तो बोल्ड टॉपिक चुना, तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स आई ये बोल्ड टॉपिक चुनने की वजह से? बिकॉज इट्स अ प्रोफेशन, यू हैव चोजन दिस प्रोफेशन, सो आई एम श्योर कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा होगा आपको। हाँ, बहुत किया। मतलब पहले तो डिवोर्स लेना इतनी बड़ी बात थी कि घर वाले कह रहे थे कि चाहे जो भी हो जाए शादी में रहो, शादी मत तोड़ो, ये तो सबके घर चलता है। पर वो कर दिया। उसके बाद कहते हैं एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, फिर सेक्स की बात शुरू कर दी। तो पहली चीज़ तो रिश्तेदारों ने, जैसे मेरे पापा जो हैं 5 भाई हैं, तो जो मेरी कज़िन्स हैं वो काफ़ी छोटी हैं मुझसे, रिश्तेदारों ने कहा कि तुमको इनसे बात नहीं करनी है, वरना तुमको तुम्हारे अंदर बुरे ख्याल आ जाएंगे। तो वो एक कट ऑफ वहाँ पे शुरू हुआ, घर के अंदर शुरू हुआ, तरह तरह की बातें शुरू हुई, मतलब कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ। और स्पेशली जो मेरा काम था, ये तो चलो पर्सनल लाइफ हो गई। इनफैक्ट मैं किसी को उस टाइम पे किसी के साथ रिलेशन में थी, और काफ़ी लंबा रिलेशनशिप था। उसने कहा तुम्हारा बच्चा बड़ा होगा तो उससे शर्मिंदगी होगी तुम्हारा काम देखकर। मैंने कहा मेरे अवार्ड्स बताएंगे, और हुआ भी वही कि ये हुआ।
और प्रोफेशनली ये हुआ कि अगर आप एक महिला बोल्ड टॉपिक में बात कर रही है तो जितने एटलीस्ट सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड मर्द हैं उनको ये लगता है कि अच्छा वो अवेलेबल है, वो शी इज़ ईजी टू गो, वो तो आसानी से आ जाएगी। आज भी लोग कुछ भी लिखते हैं, मतलब वो डीएम में जो है कि हम तो जाके देख नहीं सकते ना कि कोई क्या कहाँ है, किस वर्ल्ड से लिख रहा है, जो भी मन में आता लिख रहे हैं तस्वीरों के बारे में। आप बात कर रहे हो कुछ, उनको बस आपकी बॉडी दिख रही है। और मुझे यही समझ में आ रहा है कि अगर इनको ढंग से शिक्षा दी गई होती है, इनको समझाया होता कि ये करके बस आप अपना ही बेड़ा गर्क कर रहे हो, मेरा कुछ नहीं कर रहे हो। ये एक बड़ा चैलेंज था जो मुझे समझने में बहुत टाइम लग गया। और मैं ये देखती हूँ, हमको ऐसा लगता है ना कि ये प्रॉब्लम नीचे तबकों के लोगों के हैं, स्लम एरियाज़ या गरीब लोग हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाई क्लास पीपल वो भी इतने ही रिप्रेस्ड हैं, वो भी इतने ही अनएजुकेटेड हैं। बड़े बड़े मतलब बड़े बड़े लोग हैं, किसी भी इंडस्ट्री से कह लो, मतलब चाहे वो आपकी फिल्म इंडस्ट्री हो या चाहे वो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री हो। मैंने यही देखा है कि लोगों को बेसिक्स नहीं पता है इंटीमेसी, क्योंकि सोर्स तो वही है पॉर्न। तो क्या है बेसिक्स इंटीमेसी के? बेसिक्स पहली बात कंसेंट का मतलब है, अभी जैसे मैं 1 साल पहले मैं मेरे साथ एक बैडमिंटन प्लेयर थे, उनके साथ मैं घूमने गई। उन्होंने कहा कि चलो शाम चलते हैं, कॉफ़ी पे चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। अब वो बस किसी न किसी बहाने मुझे टच किए जा रहे हैं, सड़क पार करवाने के बहाने या चेयर पीछे करने के बहाने टच किए जा रहे हैं मुझे। तो इनको ये समझना चाहिए कि आपको पूछना चाहिए। आप एज्यूम नहीं कर सकते हो कि अगर कोई महिला आपके साथ एक शाम में कॉफ़ी बिताने के लिए, ठीक है वो थोड़ा सा एक इंटीमेट होता है, थोड़ा सा एक इंटीमेसी मोमेंट है कि आप 9 बजे लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो। बट लॉन्ग ड्राइव का मतलब ये नहीं कि आप गाड़ी कहीं पे रोक कर आप पास आने की ज़बरदस्ती अपने आप को फोर्स करने की कोशिश करो। मतलब फोर्स करना मतलब ये नहीं कि सिर्फ सेक्स करना है, बट अनवांटेड टच। तो ये बहुत प्रॉब्लम होती है बहुत सारे लड़कों को, और लड़कियों को भी प्रॉब्लम होती है कि उनको नहीं पता है कि वो ना कर सकती हैं। तो ये चीज़ें आई थिंक मैं अपने पर्सनल अनुभव से बताती हूँ कि मैं जो मेरा रिलेशनशिप था वहाँ पे हमारा इवेंट ख़राब हो गया। हमने एक इवेंट किया था, वो इवेंट मेरा कुछ अच्छा नहीं गया और मैं आई और मैं बहुत उदास थी। और मेरे जो पार्टनर थे उनका मन हो रहा था कि इंटीमेट होने का। तो मुझे लगा यार मैं तो रिलेशन में हूँ ना, तो मुझे तो होना ही पड़ेगा। और ये चीज़ हमको नहीं पता है कि आप रिलेशन में हैं तो आप मना कर सकते हैं, आप टाइम मांग सकते हैं, आप सामने वाले को समझा सकते हैं। ये अब ये तब खुल नहीं पाई थी। तो ये चीज़ अभी भी होता है। अभी परसों एक लड़की का मैसेज आया, मतलब 9 साल शादी को गए, कह रही कि मेरे हस्बैंड सेक्स करने का बहुत मन है पर मेरे से तो होता ही नहीं है, मेरे से होता ही नहीं है। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो अपने आप को पुश करके भी देख लिया उसने, पर उसके बाद भी उससे नहीं हो रहा है। और तब जाके एज अ लास्ट रिजॉर्ट वो मेरे पास आ रही कि मैं क्या करूं। तो ऐसे में आप क्या सोल्यूशन दोगे उनको कि उनसे होता ही नहीं है फिर भी उनको करना पड़ रहा है जबरदस्ती जस्ट बिकॉज दे आर इन रिलेशनशिप? हाँ, तो मैं पहले कहती हूँ पॉर्न भूल जाइए। आप जो पॉर्न देखकर आपको लगता है कि आप पॉर्न में क्या दिखाता है एक्टर्स, बस मतलब तैयार हो जाती है, उनको तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है, बस आपने स्विच ऑन और स्विच ऑफ किया और वो तैयार है बिल्कुल। रियल लाइफ में सकते हो, रियल लाइफ में मसले होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये जो यंग एज होती है और इसमें जब बच्चा सीख रहा होता है, अपने आप को जानने की कोशिश कर रहा होता है, तो ये बहुत एक सेंसिटिव एज होती है। तो इस एज में एक बच्चे को या फिर एक टीनेजर को सिखाया जा सकता है, ट्रेनिंग दी जा सकती है, प्रॉपर इंटीमेसी कोचिंग दी जा सकती है कि सामने वाले पार्टनर को किस तरीके से ट्रीट करना है या फिर अपने आप को कैसे ट्रीट करना है? देखिए, एक तो एज अप्रोप्रिएट लर्निंग होती है शक्ति, जैसे कि अगर एक 4 से 5 साल का बच्चा, उसको पहले बताना है कि तुमको अपने आप को सेफ कैसे रखना है, क्योंकि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ होता है। मेरा खुद का चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है। ऑफिशियल स्टैटिस्टिक बता रही हूँ मैं, मतलब आंकड़े बता रही हूँ कि 1 in 3 women and 1 in 5 men go through childhood sexual abuse in their kids childhood age। ये इंडिया में है कि मतलब हर एक में अगर आप वो करो, ईव टीजिंग की बात कर लो, कोई कमेंट पास करना हो, मतलब वो तो हर लड़की कहीं ना कहीं एडमिट करेगी कि उसके साथ हुआ ही हुआ है। मतलब सेक्सुअल अब्यूज़ सिर्फ ये नहीं था, सेक्सुअल अब्यूज़ कोई आपका पीछा कर रहा है, वो भी तो सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ। तो बच्चों को ये चीज़ समझाना कि आप जाके बात कर सकते हो, क्योंकि मुझे याद है मैं स्कूल में थी, मैं 1993 की बात कर रही हूँ, मैं कंप्यूटर क्लास में थी और उस टाइम पे वो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आज भी होते हैं, और मेरे हाथ कीबोर्ड पे थे और मेरे जो सर थे वो आए और उन्होंने अपने हाथ ऐसे रख लिया, मुझे दबा रहे हैं ऐसे, और मैं ऐसी कि मुझे आज भी याद है कि मैं बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल सिकोड़ रही थी कि मुझे वो टच अच्छा नहीं लग रहा था।
पर मुझे समझ में नहीं आया कि ये किसी को बोलना है गलत है, क्योंकि साइलेंस है, कुछ बात नहीं होती। तो अर्ली एज में बच्चे को अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना, हमारे इंडिया में सबसे, मतलब मैं भी कहूँगी मैं गिल्टी हूँ कि बच्चा कह रहा है मुझे किस मत करो, लेकिन नहीं नहीं बेटा ताऊ जी हैं, बेटा ये तो अंकल हैं, बेटा दादाजी हैं, वो ज़बरदस्ती गोद में खींच कर ले लेंगे, ज़बरदस्ती पप्पियाँ देंगे। तो बच्चे को आप क्या सिखा रहे हो कि जो बच्चे को फील होता है वो सही नहीं है। तो हम ही कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं बच्चे के दिमाग में। अच्छा, किशोरावस्था, जब आप 12-13 साल के होते हैं, जब आपके अंदर वो सारे हार्मोन्स आते हैं, Teenage. क्रशेस, हाँ क्रशेस आते हैं, Adolescence. कितनी सुंदर सी बात है, बट उसको लेके भी कितना ज़्यादा ये किया जाता है कि नहीं आप, मुझे नहीं लगता आज के टाइम पे कितने पेरेंट्स बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स से ओपन है कि मुझे क्रश हो गया, मेरा ये हाई स्कूल क्रश है। तो आजकल तो फिर भी ओपन है, मेरे ख्याल से 80s 90s में ये ट्रेंड नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। बिल्कुल, अगर फोन भी आता था लैंडलाइन पे बजता था तो हमें मार पड़ती थी। हाँ 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 यही बात है। तो यही सब विकृता क्रिएट करते हैं कि जो नेचुरल सी चीज़ है, भाई आपके अंदर इमोशंस आ रहे हो, भगवान ने इमोशंस दिए हैं, आप उस इमोशन से पैदा हुए, आपके अंदर जो सेंसेशन आ रही है वो नेचुरल है। आई वांट टू फोकस मोर ऑन द पॉर्न बिट दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। पॉर्न का क्या इम्पैक्ट पड़ता है जनरली लोगों पर और रिलेशनशिप्स पर भी? इतनी सारी चीज़ें हैं जहाँ पे पॉर्न नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करता है। देखिए, मेरा ये कहना है कि पॉर्न गलत नहीं है, लेकिन इसको सिर्फ एक मूवी की तरह देखें, इसको रियलिटी ना समझें। जैसे आप मूवीज़ देखते हैं, आपको अच्छा लगता है, यू स्पेंड अ गुड टाइम, लेकिन आप मूवीज़ को लेके आप घर पे सीखने जाओ तो वो मूवी अलग है। वहाँ पे हीरो 25 लड़के 25 विलन के साथ एक साथ लड़ाई कर सकता है, बट रियल लाइफ में 25 विलनों को नहीं पीट सकते हो। तो ये सब कई सारी इनकरेक्ट एक्सपेक्टेशन, जैसे नंबर 1, कोई बातचीत नहीं होती है पॉर्न में। मतलब आपको माइंड रीडिंग करनी है, मतलब लोगों को लगता है बिना बताए बिल्कुल एक अच्छा सेक्स हो जाएगा, अच्छी इंटीमेसी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। रियल लाइफ में आपको बातचीत करनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। एक लड़की को फीडबैक देना पड़ेगा कि अच्छा दिस इज़ हाउ, मेरे को ऐसे आप टच करो, मुझे अच्छा लगता है, मुझे इस तरह का टच नहीं पसंद है। या लड़के को पूछना पड़ेगा तुम्हें क्या पसंद है। इवन लड़कियों को पूछना पड़ेगा एक लड़के को कि तुम क्या चाहते हो। हम लोग बस ये सेकेंडली क्या होता है कि बस मूड बनाने की ज़रूरत नहीं है, मूड अपने आप बन जाता है, ऐसा नहीं होता है। आज के टाइम पे अगर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो, 22-23 साल में आप शुरू कर देते हो कमाना, तो आपका ऑफिस का स्ट्रेस है, आपकी अदर चीज़ें, हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो लोगों को क्या लगता है कि अगर कोई कष्ट आया, मतलब सेक्स लाइफ पे ताला लग गया। लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि कष्ट तो ज़िंदगी का पार्ट है ना, पेन तो ज़िंदगी का हिस्सा है। तो हमेशा मैं यही देखती हूँ, कई बार लोग इसलिए अटक जाते हैं कि उनको लगता है मुझे ये प्रॉब्लम है और ये बंद हो जाएगा। थर्डली, फीमेल प्लेजर। पॉर्न में सिर्फ पॉर्न मर्दों के लिए बनाया गया है। ज़्यादातर मर्द देखते हैं, 67% जो वॉचर्स हैं, 67% वो आदमी हैं, 34% औरतें हैं। ऐसा भी कहा जाता है ना कि जो मर्द होता है वो एक फायर एलिमेंट होता है और वुमेन होती हैं वो वाटर एलिमेंट होती हैं। जैसे पानी को बॉईल होने में टाइम लगता है जी, वैसे वुमेन को भी तैयार होने में टाइम लगता है। और जो मर्द होते हैं वो ऑलरेडी फायर होते हैं, तो इसलिए दे कम वेरी क्विक, एंड दैट इज द रीजन व्हाई बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती है कि उनकी जो सेक्स लाइफ होती है वो खराब हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस रीजन। एम आई राइट? हाँ, मुझे याद है कितने सारे, मतलब एटलीस्ट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है या जो मैं सुनती हूँ, एक आदमी, उसको वही लगता है कि भाई जैसे मुझे फील होना चाहिए वैसे ही उसको फील होना चाहिए। क्योंकि पॉर्न ये डिफरेंस नहीं बताता है कि पॉर्न एक आदमी को या औरत को नहीं बताता है कि औरत अलग है, उसका प्लेजर अलग है, उसका तरीका अलग है, आदमी का प्लेजर अलग है, उसका तरीका अलग है। नहीं, सब कुछ सेम है। वन को, मतलब ओवर सिंप्लीफिकेशन सेक्स का हो गया है। सेक्स कॉम्प्लिकेटेड है। पर पॉर्न की वजह से माइंड पर भी तो काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। मतलब आपके फॉल्स एक्सपेक्टेशंस आप सेट कर लेते हो अपने मन में कि जो ये एक्ट है ये इस तरीके से होता है क्योंकि हमने इसको टीवी पर या अपने फ़ोन पर इस तरीके से इसको देखा है। तो आपने एक एक्सपेक्टेशंस धारणा बना ली अपने मन में, और जब वो रियलिटी में नहीं होता तब्दील, तब हमें लगता है कि यार ये तो बेकार है, और हम या दोनों पार्टनर्स में से कोई भी परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। दे फील सैड एंड वो इतना डर जाते हैं उसके बाद कि दे डोंट वांट टू परफॉर्म बिकॉज दे फील दैट दे आर नॉट गुड इनफ। हाँ, यही है, परफॉर्मेंस प्रेशर है। उनको लगता है, पहले ही हमारे दिमाग में ना वो स्क्रिप्ट बना दी गई है कि पहले तुम फोरप्ले करो, फिर इंटरकोर्स करो, फिर उसके बाद क्लाइमैक्स आएगा। मतलब 3 सेट मॉडल है, और मैं मना करती हूँ। मेरा स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन है कि ऐसा जो मॉडल है, आप इस मॉडल को घिसा पिटा कितनी बार रिपीट करोगे, कितनी बार आप इस मॉडल पे चले जाओगे एक न एक टाइम के बाद। और प्लस ये मॉडल मतलब क्या है कि आपको इस मॉडल पे खड़ा उतरना है ना। कि एक आदमी को अगर किसी वजह से एक आदमी का इरेक्शन नहीं आ रहा है,
तो उसके लिए इतनी बड़ी बात हो जाती है, उसको लगता है कि उसकी मर्दानगी पे बात आ गई। और मैं समझाती हूँ जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं कि देखो तुम्हारी मर्दानगी का एक हिस्सा है, तुम्हारी मर्दानगी सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करती है। पर उनके अंदर सोसाइटी ने एक आदमी के अंदर इतना वो भर दिया है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भर दिया है, और तभी तो इतनी सारी दवाइयाँ बिक रही हैं, धड़ल्ले से बिक रही हैं, चाहे वाइग्रा हो, सप्लीमेंट्स हो, ये है इसको कैसे बड़ा करें, दुनिया भर के इश्तिहार आ रहे हैं। मतलब मैं एक कम्युनिटी रन करती हूँ जहाँ पे एक 29 साल का लड़का है, मैरिड है, उसको लगता है उसका लिंग छोटा है, लास्ट महीने वो सर्जरी कराने गया, उसने सर्जरी कराई क्योंकि उसको लग रहा है कि ये छोटा है। मतलब इस लेवल तक हम मर्दों को लड़कों को कंडीशन कर देते हैं कि तुम्हारे अंदर कोई कमी है। तो ये जो ईडी का जो कारण है इस पॉन्ड, वन ऑफ द रीजंस इज एक कारण हो सकता है कि क्योंकि ओवर स्टिमुलाई हो जाता है मेरे ख्याल से। हाँ, मतलब बहुत सारे कारण है। ईडी का सबसे बड़ा कारण है लो सेल्फ एस्टीम। मतलब अगर उसके अंदर ये उसको अब ये हो रही है, एंग्जाइटी हो रही कि अरे यार वो लड़की को मैं प्लेजर कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। और एक होता है साइकोलॉजिकल ईडी और फिजिकल ईडी। फिजिकल ईडी में कुछ ऐसे इश्यूज हो सकते हैं जैसे डायबिटीज हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, मेडिकल। हाँ। और साइकोलॉजिकल ईडी का मतलब है कि अगर उसके अंदर कोई पैनिक हो रहा है, उसको पैनिक अटैक, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी आ रही है, उसको लग रहा है मैं नहीं कर पाऊंगा, और अगर वो नहीं हुआ तो उसके दिमाग में वो बीज चला गया कि मुझसे नहीं हुआ, तो अगली बार जब वो इंटीमेट होगा उसके दिमाग में वो पिछला जो उसकी एक्सपीरियंस रहा है कि मेरे से तब नहीं हुआ था, हो सकता है मेरे साथ अब नहीं होगा। अच्छा, हमको ये समझना है, मैं सिंपल बायोलॉजी बताती हूँ। और पता है एक्चुअली में कई सारे आदमी बोलते हैं मैं बिल्कुल मर्दों को इसमें पूरी तरह जिम्मेदार नहीं मानूंगी, औरतें वो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट करती हैं। वो मैंने मेरे साथ जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने कहा है कि मेरी जो गर्लफ्रेंड उसने मुझे अपने एक्स लवर से कंपेयर किया कि वो तो इतना अच्छा करते हैं, तुमसे तो होता ही नहीं है। ये बात डेफिनेटली ईगो को लगती है, ये बात डेफिनेटली चोट पहुंचाती है। तो हमको ये समझना है कि एक औरत को भी ये समझना है कि ईडी में एक औरत का भी रोल होता है। ईडी इज नॉट जस्ट अ मैन्स प्रॉब्लम। क्या ओशो ने आपके काम को इन्फ्लुएंस किया? हाँ, मेरा और ओशो का बर्थडे एक ही दिन है। Oh really? Is that the why you are in this profession? स्टार स्मैश। तो मैं डेफिनेटली ओशो मुझे कहीं ना कहीं एक रिबेल लगे थे जिन्होंने उस ज़माने में 60s में फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियस जैसी किताब लिखी थी। मतलब 1960s में जो कोई सोच नहीं सकता है, और उन्होंने बहुत कुछ सुना भी, लोगों ने उनको बदनाम भी किया, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक जगह पे वो सही थे। उन्होंने कहा था कि तुम लोगों को इतना प्लीज़ करते हो, तुम अपनी फैमिलीज़ को इतना प्लीज़ करते हो, तुम इस रोल में आ जाते हो कि एक आदमी शायद वो एक बस अच्छा बेटा बन के रह जाता है, उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं होती। हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपना करियर इसलिए चूज़ किया क्योंकि माँ बाप को ये चाहिए था, या हम कुछ अलग करना चाहते थे तो हमें लगता था हमारे माँ बाप साथ नहीं देंगे। तो ओशो का ये कहना था कि अपने आप को एक्सेप्ट करो और ये प्लीजिंग में मत जाओ, क्योंकि सोसाइटी ये कहती है तुम्हें सबको खुश करना है, अगर तुम सबको खुश नहीं कर रहे हो तो गलत है, तुम अपनी खुशी का गला घोट देते हो। तो मुझे ये एक चीज़ बहुत अच्छी लगी। दूसरी बात, मुझे ओशो ने कहा कि सेक्स से, मतलब ओशो ने जैसे जो उनके जो लेक्चर्स हैं उन्होंने कहा कि सेक्स से बहुत ही आनंद आता है। कितनी सिंपल सी बात है, और हम सब जानते हैं, हम सब ने वो एक्सपीरियंस किया है। एटलीस्ट जिन लोग, या जो लोग सोचते हैं, जो वर्जिन भी होते हैं वो भी सोचते हैं, वो भी देखते हैं। इतनी सी बात कि सेक्स से आनंद आता है, ये कोई नहीं कह सकता। मुझे लगा ये उन्होंने बिल्कुल बेबाकी में जो सच बात है कि सेक्स से आनंद आता है, सेक्स एक साधना है। मतलब सेक्स में जो आपका चरम सुख आता है, जो चरम कहते हैं, जिसको पीक कहते हैं, क्लाइमेक्स कहते हैं, वो कहते हैं जिंदगी के सबसे खूबसूरत, सबसे आनंदपूर्ण अनुभव है, जो ओशो ने अपनी किताब में लिखा है। ओशो ने ये भी लिखा है कि रिलीजन, पॉलिटिक्स जितने भी हैं वो कैसे इस चीज़ के पीछे पड़े, इस चीज़ को गलत बनाते हैं, अनैतिक बनाते हैं। और इसके पीछे एक ही कारण है कि वो चाहते हैं कि दुख रहे और लोग भगवान को याद करें, क्योंकि अगर लोग खुश रहेंगे तो लोग भगवान को याद नहीं करेंगे। तो कई सारे उनके फ़लसफ़े हैं। तो उनका ये कहना था कि एक मेजर जो डिफरेंस है कि हम लोग कहते हैं कि हमें एनलाइटनमेंट चाहिए, हम उस से गुजरना चाहते हैं। तो एनलाइटनमेंट का मतलब है प्योर ब्लिस। तो ओशो कहना है कि एनलाइटनमेंट के लिए तुमको अपनी बॉडी को नहीं छोड़ना है, तुम अपने सारे भोग, सब कुछ तुम भोग कर भी एनलाइटमेंट पा सकते, तुमको भोग का त्याग नहीं करना है। लेकिन कल्चरली क्या क्या आ गया है, तुम फास्ट करो, तुम अपना दिमाग इधर उधर मत लगाओ, ये सब चीज़ें मत सोचो, गंदी बातें मत सोचो, अपने आप के अंदर संयम लाओ। तो ये चीज़ जो है ना कि आपको जो लोग अच्छा सेक्स करते हैं वो अच्छे लोग नहीं होते, ये चीज़ कितनी चीज़ है। जैसे मुझे याद है, मैं अपना पर्सनल ये बताऊँगी एक्सपीरियंस कि जब मेरी शादी तय हुई थी उससे पहले मेरा एक रिलेशन था जिसमें मैं सेक्सुअली एक्टिव थी।
तो मैंने अपने माँ बाप को बोला कि मुझे बता देना चाहिए कि ऐसा-ऐसा था। वो कह रहे तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारी तो शादी नहीं होगी। तो आज भी अरेंज मैरिज में ये एक्सपेक्टेशन होती कि लड़की वर्जिन हो। राइट। और मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स भी आए हैं कि अगर लड़की को पता चल गया कि लड़की का कोई पास्ट है, तो वो कह रहे हैं अब तो मैं बिल्कुल मैं डिटैच हो गया हूँ, मुझे तो लगा मुझे वर्जिन लड़की मिलेगी। अरे भाई, वर्जिनिटी कोई वो थोड़ी ना है, कोई ताज थोड़ी ना है, वो एक जिंदगी का हिस्सा है। हो गया हो गया, वो उसका शरीर गंदा थोड़ी ना हो गया। इट्स ऑल अबाउट लिबरल थिंकिंग, आई गेस। इट्स वो थिंकिंग का बेसिकली एक अपब्रिंगिंग का एक हिस्सा होता है वो, और हमें वो बचपन से वो सिखाया जाता है। एक्चुअली वी कैन ब्लेम द सोसाइटी फॉर इट, बिकॉज हमें वही सिखाया गया है, तो इंसान वही सीखेगा और वही बोलेगा वो चीज़। तो वो मुझे लगता है वो एक वी नीड वन मोर जनरेशन टू पास, ताकि हम ये थिंकिंग को इस पर तब्दील कर पाए कि हम ऐसा नहीं सोचें। हम चल रहे हैं सिचुएशनशिप के दौर से, चल रहे हैं हम अभी। क्या कहना है आपका सिचुएशनशिप के बारे में, घोस्टिंग के बारे में, हुकअप कल्चर के बारे में? मुझे कहीं ना कहीं एक अच्छा ये भी लग रहा है कि लोग अब इतने सारे टर्म्स में अपने एक्सपीरियंस वो कर पा रहे, एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, जाहिर कर पा रहे हैं। हाँ, पहले तो हमें पता ही नहीं था। अब मैं ये कह सकती हूँ कि मैं सिचुएशनशिप में हूँ या मैं नॉन कमिटल रिलेशनशिप में हूँ। मैं तुम्हें पसंद तो करता हूँ, मैं तुम्हें कमिट नहीं कर सकता हूँ। ये सब चीज़ें एक रिलेशनशिप्स कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो ये पहले तो था कि शादी कर लो, माँ बाप ने जो दिखाया कर लो, शादी हो गई, या एक्सपेक्टेशन होती है। लेकिन अब यंग पर्सन्स हैं, वो अपना चूज़ कर रहे हैं। चक्कर ये है कि उनके पास कोई गाइडेंस नहीं है। वो जो भी देख रहे हैं वो जेनजी स्लैंग्स चल रहे हैं, फोमो चल रहा है, या योलो चल रहा है, या पता नहीं क्या क्या चल रहा है। एक मुझे ये चीज़ दिखता है कि ये वाली जो जेनजी पीढ़ी है, कहीं ना कहीं इन लोगों ने वो चीज़ें, वो बैरियर्स हटाए हैं कि हाँ, हम अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट करेंगे, इससे मज़ा आता है। मतलब मुझे अच्छा लगता है कई बार जब मैं गे पार्टीज़ देखती हूँ और सब लोग बिल्कुल कलरफुल ड्रेसेस पहने हुए हैं और टैटूज़ लगाए हुए हैं और वो बिल्कुल अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा, हम इस तरफ जा रहे हैं जहाँ पे हम अपने आप को ऐसे नहीं कि बिल्कुल हमको एक स्ट्रक्चर में अच्छा बन के बैठना है। हम अपने आप को जैसे भी वियर्डनेस, क्रेजीनेस, वो सब आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसके पीछे कोई एजुकेशन नहीं है। ये सारा मीडिया ये सबसे इंस्पायर्ड है, पीयर ग्रुप से इंस्पायर्ड है। तो हम कदम तो उठा रहे हैं, पर वो कदम रेगुलेट करना या गाइड करना वो ज़रूरी है, वरना पैर फिसल सकता है। What is one interesting change that you are seeing in sexuality? इंटरेस्टिंग Change. चेंज Hmm. चेंज तो आ रहा है, क्योंकि अभी मैं इस पॉडकास्ट से इससे पहले मैं एक सेशन ले रही थी जहाँ पे एक आदमी ने बोला कि मैं चाहता हूँ, मैं अपनी वाइफ को प्लेजर करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे खुश रहे। आई थिंक फीमेल प्लेजर के बारे में किसी ने सोचा नहीं था। लोगों को लगता है जैसे बच्चा पैदा होता है वही फीमेल प्लेजर होता है। अब वो समझ रहे हैं और औरतें भी खुल के बता रही हैं। मतलब चाहे वो मेरे पास एक बहुत सारे लोग आते कहते हैं हमारी वेडिंग एनिवर्सरी हम अपनी वाइफ को सेक्स टॉय गिफ्ट करना चाहते हैं, वाइब्रेटर गिफ्ट करना चाहते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि अच्छा, अब बात आगे बढ़ रही है। अब सिर्फ वो नहीं रह रहा है कि चलो एक सर्टेन वे में सेक्स करो और हो गया कंप्लीट। नहीं, अलग अलग तरीके कैसे, इसकी बात क्या है, व्हाट इज़ नेक्स्ट, हम और क्या कर सकते हैं, हम अपने आप को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये आई थिंक वो एक्सप्लोरेशन तो शुरू हो गया है। हाँ, जैसे अब सेक्स टॉयज के बारे में बात कर रहे थे, तो आजकल ये काफ़ी फेमस हो चुके हैं। बहुत लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं। खास करके मैंने देखा है कि लेडीज़ में बहुत फेमस हो चुका है। सो व्हाई डू यू थिंक ये इतना फेमस क्यों हो चुका है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? व्हाई दे कांट गो द नॉर्मल वे, इन द सेंस कि आप एक रियल पार्टनर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते रादर देन यूजिंग दीज काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स? रियल लाइफ सेक्स में ना ईगो जो होता है ना, ईगो बहुत बड़ी वो क्रिएट करता है। मतलब ईगो का मतलब ऐसा हो सकता है कि जैसे मुझे याद है, एक लड़की आई थी मेरे पास, उसने कहा कि मेरा दूसरा रिलेशनशिप है, बट जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में जा रही हूँ, मतलब डेटिंग चल रही थी, रिलेशनशिप भी नहीं, डेटिंग चल रही थी, जिसको मैं डेट कर रही हूँ, मतलब डेटिंग भी नहीं, प्री डेटिंग है, मतलब बातें चल रही हैं। उसकी तो 25-26 रिलेशन हो चुके हैं, मतलब सेक्सुअल इनकाउंटर्स, नॉट रिलेशन, सेक्सुअल इनकाउंटर्स। तो इसको लग रहा था मैं तो बहुत इनएक्सपीरियंस्ड हूँ, मेरे को तो इतना एक्सपीरियंस ही नहीं है, उसको तो बहुत एक्सपीरियंस है। और उस लड़की को परफॉर्मेंस एंग्जाइटी आ रही थी। तो ये जो चीज़ें हैं कि अच्छा, एक पार्टनर का ज़्यादा एक्सपीरियंस है, दूसरे पार्टनर का कम एक्सपीरियंस है, ये हो सकता है। या एक पार्टनर ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, दूसरा पार्टनर कम कॉन्फिडेंट है। तो हम ये गैप कैसे ब्रिज करें? तो मुझे लगता है सेक्स टॉय जो है वो बेस्ट है, मतलब स्पेशली क्योंकि अभी औरतें उससे गुजर रही हैं। मतलब हमारे पीछे एक बहुत बड़ा बैगेज है जो हमारी माँओं ने, हमारी दादियों ने लिया है कि अपने आप को बिल्कुल मदर इंडिया बना के रखो। तो हम उससे निकल रही, तो आई थिंक सेक्स टॉय
लाइक अ टॉय की, जिससे कि जैसे कहते हैं कि एक लड़की का कहते हैं गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड इज डायमंड्स, आई फील अ गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड इज अ सेक्स टॉय। तो उससे एटलीस्ट वो अपने प्रिवेसी में जाके उसको किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होना है, वो उसको आधे घंटे तक यूज़ कर सकती है, उसके अंदर कोई गिल्ट ना हो, क्योंकि ये भी गिल्ट भर दिया गया है कि अगर तुमको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो सामने वाले के लिए परेशानी होगी, तुमको भी अपने आप को जल्दी निपटाना है। तो दे कैन बी जस्ट फ्री, मतलब वो फ्रीली अपने आप को एक्सप्लोर कर सकती हैं। और कई सारी और तो आज भी मेरे पास कितनी लड़कियां आती है कि मुझे कभी नहीं आया, क्या होता है, क्योंकि आदमी के लिए फिर भी फिजिकली सिंपल है कि उसका जब वो रिलीज आता है, उस रिलीज के साथ उसका एक क्लाइमेक्स आता है, बट औरत के अंदर पता नहीं चलता। हाँ, तो सेक्स टॉयज जो हैं, चाहे उनकी वो स्पीड है, चाहे उनके वो बटन्स हैं, वो टेक्नोलॉजिकली ऐसे बनाए गए हैं कि उससे उसको ऑर्गेज़म, मतलब मुझे मेरी लाइफ का पहला ऑर्गेज़म सेक्स टॉय से ही मिला, वो भी 35 ईयर्स की एज में। मुझे पता ही नहीं था कि क्या होता है। ठीक है, अच्छा अनुभव और ऑर्गेज़म में अंतर होता है ना, तो ये चीज़ मैं अपने अनुभव से कह सकती हूँ। और जितनी लड़कियां हैं, सिंगल लड़कियां हैं, जिनको लगता है कि अब मेरे पास वाइब्रेटर है तो मुझे हुकअप करने की ज़रूरत नहीं है, अपने वाइब्रेटर से खुश रहो। तो आपको नहीं लगता कि जैसे अगर कोई इंसान इतना ज़्यादा ये इंस्ट्रूमेंट्स, क्या बोलते हैं इसको, इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, टूल्स, टॉय, टूल्स, व्हाटएवर, अगर ये इतना ज़्यादा यूज़ करोगे तो आप उसी से खुश रह पाओगे। जब आप रियल एक्ट में जाओगे, आपको पता है कि आपको वो टाइप का प्लेजर तो मिलने वाला है नहीं, तो आप अल्टीमेटली उसी टूल्स पे डिपेंड करोगे। वही मेंटली तो कहीं ना कहीं गैप हो ही जाएगा ना, आप ज़्यादा डिपेंड करने लगोगे उसके ऊपर कि नहीं, मुझे ये बेस्ट प्लेजर तो मुझे टूल ही देता है, मुझे इंसान तो वो वाला टाइप का प्लेजर दे ही नहीं पाएगा, एंड विच इज़ नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ। दोनों चीज़ें हैं। अगर आप टॉय, सेक्स टॉय से यही होता है कि आज मैं ओवर यूज नहीं करना है, बेसिकली कहीं ना कहीं बैलेंस मेंटेन करके चलना है, सो दैट आप मेंटली भी आप सही रहो, कि आप अपने पार्टनर के साथ भी खुश रहो, और साथ में साथ अब जब आपका पार्टनर नहीं हो तो आप अपने टॉय के साथ खुश रहो। देखिए, टॉय का ऐसा ना, जैसे हम लोग क्या होता है कि कहीं हम लोग लेजी लोग हैं, ह्यूमन बींग्स लेजी लोग हैं, तो हमें लगता है कि कोई इंस्टेंट सोल्यूशन मिल जाए, चाहे वो कोई चॉकलेट मिल जाए जिसको खाने से आपका लिबिडो बढ़ सकता है, ऐसी कई सारी कंपनीज आ रही हैं। या अगर टॉय है, आपको इंस्टेंट प्लेजर मिल रहा है, तो इंस्टेंटिफिकेशन का ज़माना है कि 10 मिनट में डिलीवरी आ रही है, 10 मिनट में घर पे डिलीवरी आ रही है, गूगल पे सर्च करो तो 1 क्लिक में आंसर आ रहा है, तो प्लेजर भी इंस्टेंट है। लेकिन एक आदमी, एक पार्टनर के साथ जो प्लेजर होता है, उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब इट्स लाइक एक नई लैंग्वेज आप सीख रहे हैं। इंटीमेसी एक भाषा है, तो भाषा आपको सीखनी पड़ेगी। ये हमारे दिमाग में डाल दिया गया है कि ये सब सीखने की जरूरत नहीं है, ये बस तुम ऊपर से आते हो, तुम्हें सब पता होता है, तुम बिल्कुल प्रो हो। ऐसा नहीं है। तो ये डिफरेंस है कि अगर कोई टॉय यूज कर रहा है, तो अगर वो अपने पार्टनर से भी एक्सपेक्टेशन कर रहा है कि तुम भी मेरे को बिल्कुल बिना किसी रोक टोक के, तभी तो लोग इतना पॉर्न देखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पॉर्न में कुछ करना धरना तो है नहीं, स्क्रीन चलाओ, तो स्क्रीन के साथ सेक्स कर रहे हैं। लेकिन पार्टनर के साथ, पार्टनर को प्लीज करना है, पार्टनर के नखरे झेलो, पार्टनर से लड़ाई हो गई उसको सुधारो, तो ये इजी फिक्स है, बेसिकली इजी फिक्स है। अब मुझे आपसे बात करना था एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और टॉपिक है जेनिटल हाइजीन। ओके, मुझे पता है बहुत जो औरतें हैं वो सफ़र करती हैं इस चीज़ को लेकर अपने पार्टनर्स के साथ, क्योंकि बहुत मर्द जो होते हैं वो अपने जेनिटल्स को क्लीन नहीं रखते। औरतों को ये बहुत सहना पड़ता है, वो बता नहीं पाती हैं क्योंकि उन्हें शर्म आती है बताने में, उन्हें लगता है कि उनका ईगो हर्ट हो जाएगा, और वो उस बात को लेके वो इतना डर भी जाती है, सहम जाती है कि अगली बार वो एक्ट ही नहीं करना चाहती। तो आप मेरी ऑडियंस को एक बार बताइए कि मर्दों को स्पेसिफिकली जेनिटल हाइजीन कैसे मेंटेन करना चाहिए। जैसे तो पहले क्लीन करने की बात है कि जैसे आप अपनी बाकी बॉडी क्लीन करते हो, उसको, उस पार्ट को भी क्लीन क्या करो। आपको कुछ भी नहीं चाहिए, मतलब आपको कोई बाहर के कुछ भी आपको प्रोडक्ट्स नहीं मंगाने हैं। जो आपका बेसिक जो साबुन है, मतलब केमिकल फ्री साबुन होना चाहिए, बहुत केमिकल्स नहीं होने चाहिए, फ्रेगनेंस सोप्स नहीं होने चाहिए, या फिर कोई भी फ्रेगनेंस फ्री सोप है, केमिकल फ्री सोप है, वो यूज़ करो, वाटर से वॉश करो, कॉटन के कपड़े पहनो। स्पेशली जब आप ऑफिस से आते हो, पूरे दिन आप ऑफिस में हो, टाइट जीन्स पहनी हुई है, टाइट ट्राउजर्स पहने हुए हो, बेल्ट लगाई हुई है, उस एरिया में तो सांस ही नहीं जा रही ना, हवा नहीं जा रही है। ये नॉलेज मर्दों में खास करके होनी बहुत जरूरी है। लोग टेकन फॉर ग्रांटेड भी लेते हैं, उन्हें लगता है कि बिल्कुल क्या ही है इसमें, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ। और फिर इसलिए उनके बीच में डिफरेंसेस भी पैदा हो जाते हैं, और कई बार ये डिवोर्सेस का भी कारण बन जाता है।
मर्दों को तो सीखना ही है। और साथ ही साथ आई एम श्योर कुछ मर्द सफ़र ये भी कर रहे होंगे कि उनके जो पार्टनर्स हैं वो इतना अपने जेनिटल्स को क्लीन नहीं करते हैं। सो फीमेल्स को किस तरीके से अपने जेनिटल्स को क्लीन रखना चाहिए और हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, वो भी प्लीज़ बता दीजिए। एक तो इसमें ना पहली चीज़ क्या आती है ना, एक आदमी को ये लगता है कि वो अजीब स्मेल करता है, उनको पता नहीं, उनको लगता है जास्मिन या गुलाब की स्मेल आएगी क्या वहाँ से। वो एक गॉश पार्ट है, उससे जेनिटल की स्मेल वैसी होती है। वो एक्सपेक्ट करती है कि बिल्कुल मुझे वो परफ्यूम वाली स्मेल आए और उसमें खुशबू आए। मैंने कहा कहीं ना कहीं आपको पहले एक्सपेक्टेशन सेट करना है कि एक आपके यौनांग भी संगमरमर के नहीं बने हैं, वो भी उसके साथ भी एक सेंट आती है जो कि उसकी नेचुरल सेंट है, बॉडी का नेचुरल ऑर्डर है। तो वो एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं वो अपनी पार्टनर से, जहाँ पे फोल्ड्स होंगे, रैशेज होंगे, कुछ भी रिंकल्स, वो जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो पहले तो मैं उनकी ये सेट करती हूँ कि आपको पता है या नहीं है। सेकेंडली यूटीआई इन्फेक्शंस होते हैं एक औरत को, ये चीज़ उसको अपने हाइजीन को ध्यान रखना है। उसको देखना है कि कुछ वहाँ पे पिंपल्स आ रहे हैं, सोर्स आ रहे हैं, क्या आ रहा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आज के टाइम पे डेटिंग ऐप कल्चर जो है, डेटिंग ऐप पे हम रेकलेसली पार्टनर्स बदलते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका पार्टनर आपको एसटीडी दे सकता है, तो एसटीडी से भी वो स्मेल आती है। तो इतना आसान नहीं, और कई सारे एसटीडी स्किन कॉन्टैक्ट से आ सकते हैं, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से, इसलिए टेस्टिंग ज़रूरी है। मैं बोलती हूँ कि अपनी आप एसटीडी टेस्टिंग कराओ, बिकॉज एसटीडी टेस्टिंग से भी उस तरह की पंजेंट स्मेल आ सकती है, यूटीआई से स्मेल आ सकती है, स्ट्रेस से आ सकती है। तो बहुत चीज़ें हैं। अपने आप को इन्फॉर्म्ड रखें, डॉक्टर से बात करें। अगर आपको ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम लग रहा है, अपने अंदर महसूस हो रहा है, आपका पार्टनर आपको बता रहा है, उसको हल्के ना ले। कि बहुत सारे पार्टनर्स होने की वजह से सेक्सुअल एनर्जी भी क्लॉग हो जाती है। कहीं न कहीं तो है ही, मतलब ये चीज़ मैं कहूँगी कि आपको ये देखना है कि आप उसको कहीं न कहीं जैसे मुझे याद है कि 3-4 साल पहले मैं किसी से मेरी बात चल रही थी जो मेरे वर्क को लेके मेरे कॉन्टैक्ट में थे। उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस बताया। तो उन्होंने कहा कि डेटिंग ऐप पे उन लोगों ने मैच किया इंस्टेंट, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था योर होम और माई होम। तो डिसाइड हुआ कि हम होटल में जाएँगे। होटल में सीधा डेटिंग ऐप से सीधा वो लोग होटल के कमरे में गए। मतलब फर्स्ट टाइम आप मिल रहे हो, सीधे कमरे में मिल रहे हो, एंड दे हैड सेक्स। उसके बाद लड़की कहती है कि मेरा कल ही हार्ट ब्रेक हुआ था, मैं कोप करना चाह रही थी। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है कि अगर आप सेक्स को एज अ कोपिंग मैकेनिज्म ले रहे हैं, कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी बहुत बड़ी भसड़ आ गई है जिससे आप डायरेक्टली डील नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आपको वो एक एस्केप मैकेनिज्म लग रहा है और बार बार आप उस पर रिलाई कर रहे हो, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। कंसेंशुअल अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि जेंजी को नहीं पता है, हुकअप और वन नाइट स्टैंड के बीच में डिफरेंट, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। वन नाइट स्टैंड मतलब सिर्फ एक रात। हुकअप का मतलब है कि रिपीटेटिव आप उनके साथ इंटीमेट हो रहे हो। जैसे कि ये लोग कहते हैं आई एम हुकिंग अप विद समवन, मैं उसके साथ हुकअप कर रही हूँ, तो वो चल रहा है। वन नाइट स्टैंड शुरू फिनिश। तो अगर आप किसी के साथ है, मान लीजिए आप हुकअप करना चाहते हो बट वो आपके साथ वन नाइट स्टैंड करना चाहते हैं, तो एक्सपेक्टेशन मिसमैच हो गया। राइट। तो ये बेसिक डिफरेंस नहीं पता है। हम लोग दोनों को सेम ही समझते हैं, हमको लगता है हुकअप और वन नाइट स्टैंड सेम है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ मैं यही बोलूँगी, चाहे आपको उनके साथ सिर्फ फिजिकली इंटीमेट हो रहा है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, और पता आपको टाइम बिताने के साथ ही चलेगा। आप इमीडिएटली डेटिंग ऐप से आप घर चले जाएं, कुछ भी हो सकता है। वो बंदा कैरियर हो सकता है या बंदी कैरियर हो सकती है। मतलब कैरियर का मतलब एसटीडी कैरियर। सो एसटीडी का, काफ़ी सारे एसटीडी का एक विंडो पीरियड होता है। विंडो पीरियड का मतलब कि उस टाइम पे एसटीडी डिटेक्टेबल नहीं होगा। आप चाहे टेस्ट भी करवा लो, रिपोर्ट में नहीं आएगा, क्योंकि वो इनक्यूबेशन होता है। उस टाइम पे वो जो डिजीज़ है वो आपकी बॉडी में घर बना रहा है। इसीलिए HIV जो भी टेस्ट होता है, हम लोग हमेशा ये बोलते हैं आप 3 महीने में फॉलोअप टेस्ट करो, एक टेस्ट में आपको नहीं पता चलेगा। तो अभी क्या होता है ना, चाहे अदर टेस्ट चलेगा, लेकिन ये टेस्ट बोलो तो हमें लगता है कि अच्छा अब तो आप हम पे क्वेश्चन कर रहे हो कि हम गंदे हैं। मुझे याद है कि मैंने हमेशा इंसिस्ट किया है, जब भी मैंने खुद का अपना टेस्ट करवाया है, क्योंकि मेरे रिलेशनशिप्स रहे हैं, पर ये मैंने मेक श्योर किया कि अगर मेरे रिलेशनशिप है तो मैं अपना एनुअल टेस्ट करा रही हूँ। मैंने शादी से पहले अपने हस्बैंड से पूछा कि तुमने अपना एसटीडी टेस्ट करवाया है नहीं करवाया है, और मैंने खुद भी करवाया। तो हमको ये जिम्मेदारी के लेना चाहिए कि ठीक है, सेक्स इज फन, सेक्स एंजॉयमेंट है, फन है, पर सेक्स जिम्मेदारी भी है। आजकल मैंने देखा है कि लेडीज जो है फेक ऑर्गेज्म करती हैं,
तो क्या ज़रूरत पड़ती है उन्हें फेक ऑर्गेज़म करने की? अगर वो कम नहीं कर पाई हैं लाइक देयर पार्टनर्स, सो दे कैन बी ऑनेस्ट अबाउट इट आल्सो दैट दे हैवंट कम और एंड दे नीड probably more pleasure or more time so that even they can come. So why there is this gap? वही है कि एक मैस्टरबेशन जो है उसको गंदा माना गया है कि गंदी चीज़ होती है। एक तो आज भी इतने सारे मेरे पास कल एक डॉक्टर आया, मतलब मेल डॉक्टर, स्पेशली मर्द फिर भी ज़्यादा कंफर्टेबल है मैस्टरबेशन को लेके औरतों से। उसने कहा कि मुझे मैस्टरबेशन एडिक्शन हो गया है। मैंने कहा अच्छा क्या करते हो? कहता मैं दिन में एक बार करता हूँ। तो मैंने कहा दिन में एक बार करना कहाँ से एडिक्शन हो गया? तो उनको लगता है इतनी गलत चीज़ है कि अगर आपने एक बार कर लिया, चाहे वो पॉर्न हो या मैस्टरबेशन हो, वो गलत चीज़ है। इतने सारे मिथ्स बने हुए हैं कि अगर आप मैस्टरबेशन कर रहे हो तो आपके अंदर गंदे गंदे विचार आ सकते हैं ना, आपका ध्यान नहीं लगेगा, पढ़ने में ध्यान नहीं लगेगा। मतलब कहीं ना कहीं पता है, ये सटली ये मैसेज पास किया गया है और मैं पेरेंट्स को भी गलत नहीं मानूंगी, उनके साथ भी वही हुआ है। तो बचपन से एक जब लड़की बड़ी होती है, पहली बार जैसे मैंने कहा कि जब हम पार्ट्स बोलते हैं, सिंपल सिंपल चीज़ें जब हम अपने बॉडी पार्ट्स बोल रहे हैं, हम एनस, पीनस, वेजाइना, ये वर्ड ही इतने मतलब कातिल वर्ड्स है कि अगर आप एनस बोल दिए क्या बोल दिया, पीनस बोल दिए तो क्या हो गया, वेजाइना बोल दिए। तो ये चीज़ें ना बेसिक लैंग्वेज है जो औरतों के साथ ये हुई है। दूसरी बात गुड गर्ल कि ये तो गलत बातें हैं। मतलब मैं एक औरतों की ग्रुप में थी, 700+ मेंबर्स थे उसमें मैंने कहा कि मैं एक इंटीमेसी वर्कशॉप कर रही हूँ, आप लेके आओ। तो आप कैसी बात कर रहे हो, यहाँ पे ऐसी बातें नहीं होती, ये सब बातें सटल करो। मैंने कहा इंटीमेसी से सटल क्या हो सकता है भाई? क्लोजनेस बोलूँ क्या, क्लोज फ्रेंडशिप बोलूँ अपने? तो हमारे अंदर वो वर्ड्स को लेके सेक्स, पीनस, मैस्टरबेशन, ओरल सेक्स, एनल सेक्स अभी भी टैबू है। हाँ। हग्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं रिलेशनशिप में? हाँ, हग्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। इनफैक्ट साइंटिफिकली कहा गया है हग्स से मतलब कि आपका ऑक्सीटोसिन जनरेशन होता है। मेरे पास एक बहुत ही मतलब कहूँगी कि बड़ा दिल को छू लेने वाला एक इंसिडेंट हुआ था कि मैं एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैंपस सर्वे कर रही थी, एक उसके लिए न्यूज़ के लिए हुकअप पे मैं स्टोरी लिख रही थी। तो वहाँ पे एक लड़की ने बोला कि मेरे पापा ने मुझे कभी हग नहीं किया आज तक, और सिर्फ वो हग फील करने के लिए मैंने हुकअप किया कि मैं चाहती थी कोई मुझे टच तो करे। तो कई बार ना यही चीज़ में कई बार हम एक मिस इंटरप्रिटेशन आता है कि हम अपने पार्टनर के पास जाते हैं, हम कहते हैं कि हम इंटीमेट होना चाह रहे हैं। हम क्या चाह रहे हैं? हम अपने शरीर में एक टच चाह रहे हैं, एक अच्छा नॉरिशिंग टच। और हग इस जो बचपन में जो हम बेबीज़ को मसाज देते हैं, तो ये हमको नहीं पता था कि मसाज से बच्ची को कुछ नहीं रहा है, उसको बस टच मिल रहा है। उसकी स्किन को जो टच मिल रहा है वो उसके लिए अच्छा है, और वो नीड हमारी कभी ख़त्म नहीं होती। तो हग करने से पहली बात तो आपकी बॉडी के अंदर जो एक नीड है, टच इज़ अ नीड। जैसे हमको भूख लगती है, हमको प्यास लगती है, हमको ऑक्सीजन चाहिए, वैसे ही हमको टच चाहिए। So basically hugs are oxygen. हाँ, there's a term called libido mismatch, right? Where you demand a sexual act from your partner, लेकिन आपको वो सेम जो आपका जो लिबिडो उस वक्त है वो मैच नहीं कर पा रहे। तो कई बार एक पार्टनर को इंसल्टिंग भी लगता है कि आप किसी से एक्ट के लिए आप गुजारिश कर रहे हो और आपको वो रेसिप्रोकेट नहीं हो पा रहा है। तो कई बार पार्टनर इंसल्टिंग भी फील करता है। इनफैक्ट उस इंसान को बहुत गट्स लगते हैं पूछने के लिए भी कि आज उसे ऐसा फील हो रहा है और आज उसे इस एक्ट में पार्टिसिपेट करना है, लेकिन सामने वाला किसी भी कारण मना कर सकता है, या तो थका हुआ हो या फॉर XYZ रीजंस। सो ये लिबिडो मिसमैच को कैसे डील किया जाए? पहली चीज़ ना हमको समझना पड़ेगा कि सेक्स इज़ इम्पॉर्टेंट। हम ज़्यादा इसलिए इस पे ध्यान नहीं देते कि हमको लगता है ये तो ऐसी चीज़ है, इससे तो मतलब मुझे याद है कि मैं फोरम चलाती हूँ, वहाँ पे एक आदमी ने कहा कि मेरी वाइफ मुझे हर तरह का प्लेजर दे रही है, सिर्फ ये नहीं है, ये सिर्फ नहीं है। पहले हमको ये समझना है कि सिर्फ जो सेक्स होता है सिर्फ सेक्स नहीं है, सेक्स बहुत बड़ा पार्ट है। अगर आप एक एडल्ट हो, आपके अंदर आपको भगवान ने एक बॉडी दी है और उस बॉडी में आपको फील होता है, और वो आप चाहते कि कोई आए, आपको डिज़ायर करे, आपको टच करे, आपको प्लेजर करे, ये सेल्फ इस्टीम का कितना बड़ा पार्ट है। हम सिर्फ सेक्स को प्लेजर से क्यों जोड़ते हैं? हमको सेक्स को सेल्फ इस्टीम से जोड़ना चाहिए। तो पहली चीज़ जो लिबिडो मिसमैच होता है उसमें ये सबसे मेजर प्रॉब्लम मैं ये देखती हूँ कि जिसका जो लो डिज़ायर होता है उसको तो ऐसी क्या बड़ी बात है, सब कुछ तो हो रहा है, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, खेल रहे हैं, ये तो ठीक है, ये तो कभी कभार हो जाने वाली चीज़ है।
और उसकी बात क्योंकि किसी ने बात नहीं की, तो नंबर 1 हम जो रीज़न है वो हमारे पास इनफ नहीं है कि एक लो लिबिडो पार्टनर अपने आप को समझे कि ये सीरियस मैटर है। दूसरी चीज़ होता क्या है कि हर रिस्पॉन्सिव डिज़ायर कहते हैं इसको, कहते हैं जो मॉडल है कि औरतों को ज़्यादा टाइम लगता है। उनका ये है कि आदमी का जो है जनरली ऐसा होता है कि अगर उसको उसकी दिमाग में एक थॉट आया, एक फैंटेसी आई, या उसकी जो पार्टनर है वो आ रही है, नहा कर आ रही है, उसके बाल भीगे हुए, उसने देखा, उसके लिए वो एकदम बिल्कुल अराउजिंग है। लेकिन एक औरत के लिए वो चीज़ नहीं हो सकती, वो सडननेस नहीं हो सकती। औरत के लिए क्या होगा, वो बिस्तर पे जाएगी, वो उसके अंदर सिर्फ ये होना चाहिए कि अच्छा ठीक है चलो आज देखते हैं क्या होता है ना। सिर्फ उसके अंदर ये विलिंगनेस होनी चाहिए कि चलो आज देखते हैं क्या होता है। उसके बाद वो चाहे वो आदमी उसको छू रहा है, धीरे धीरे छू रहा है, या उसके साथ एक अच्छा बातचीत कर रहा है, मतलब सेक्स इज नॉट जस्ट अबाउट टच, बातचीत, प्यारी बातें, धीरे धीरे, तब उसके अंदर वो हार्मोन्स जनरेट होंगे, उसको लगे अच्छा लग रहा है, ये तो अच्छा लग रहा है, मैं इसको और क्यों नहीं करती हूँ। ये एक डिफरेंस है कि कई औरतें वो वेट करती रहती कि मेरा मूड बनेगा। तीसरी चीज, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। सेक्सलेस मैरिज एक बहुत बड़ा कारण है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का। मैंने पर्सनली बहुत सारे ऐसे देखे हैं कि जहाँ पे सब कुछ सही चल रहा है, सेक्स मिसिंग है, और इस वजह से वो पार्टनर बाहर जा रहा है। तो मैं ये कहती हूँ, क्या आप तैयार है कि आपका पार्टनर आपको चीट करे? तो कई बार हमें वो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस समझने पड़ेंगे। हम अपने पार्टनर को ब्लेम नहीं कर सकते कि अगर आपका पार्टनर स्ट्रे कर रहा है, आपका पार्टनर वो लांग रहा है, वो दहलीज लांग रहा है, तो ये एक सीरियस बात है और आपको ये लेना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते हो कि तुम मेरे साथ भी सेक्स मत करो और तुम सोचो भी मत। आई थिंक ये बहुत नाइंसाफी है। खैर, जो जैसे हम लिबिडो मिसमैच की बात कर रहे थे, वो तो नॉर्मल कपल्स के बारे में बात कर रहे थे, प्रॉब्ली यंग एज के बारे में बात कर रहे थे। व्हाट अबाउट द ओल्ड पीपल हु आर नॉट सेक्सुअली एक्टिव? बिकॉज कि जैसे उनमें बहुत लो सेक्स ड्राइव होगा या होगा ही नहीं। आई डोंट नो कि ओल्ड एज में जाने के बाद कितना सेक्स ड्राइव बचता है और क्या एज में वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है या नोज डाइव करना शुरू करता है। तो उस एज में जब कपल्स सेक्सुअली एक्टिव नहीं रह पाते, तो वो कैसे इंटीमेसी मेंटेन कर पाएंगे? अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा शक्ति। पहली चीज़ पर्सनली मैं बताऊंगी कि मुझे याद है भी सेशन था मेरा करीब 1-2 साल पहले, और एक आदमी आया, उसने कहा मेरी तो अब उम्र हो गई है। मैंने कहा कितनी उम्र हो गई? 36 साल का हो गया हूँ। तो उसको 36 साल में उसको लग रहा है उम्र हो गई है, और मैं अभी 40 की हूँ और मैं अभी मोस्ट सेक्सुअली एक्टिव हूँ। और सेक्सुअली एक्टिव मतलब ये नहीं कि इंटरकोर्स है, उसमें फ्लर्टिंग आती है, उसमें सेडक्शन आता है, उसमें फैंटेसी आती है, उसमें टच आता है। तो एक तो औरत का क्या है कि औरत की जो सेक्सुअलिटी है, या मैं जनरली कहूँ सेक्सुअलिटी वाइन की तरह है। जैसे कहते हैं ना, शराब जितनी पुरानी हो उसका मज़ा उतना ही आता है, उसका स्वाद उतना ही आता है। सेक्स भी शराब की तरह है। दूसरा कि ये जो आप कह रहे हो कि कैसे हो, पहली बात तो ये हमको सोचना है कि सेक्स का मतलब वो नहीं है, सिर्फ जिम्नास्टिक करना नहीं है या कुश्ती करना नहीं है, जिसके लिए आपको बहुत एनर्जी चाहिए। एक मॉडल जो मैं बताती हूँ अपने कपल्स को, या फिर किसी को भी, इंडिविजुअल्स हो, सिंगल्स हो, पिकनिक मॉडल, कि हम पिकनिक मॉडल ऑफ सेक्स। तो पिकनिक मॉडल मतलब हम सब स्कूल गए हैं, हम सब ने स्कूल में पिकनिक की है। हमको पिकनिक क्यों अच्छी लगती है? पिकनिक इसलिए अच्छी लगती है कि आप इमेजिन करो कि एक चादर है, जहाँ पे घास पे चादर रख दी गई, उसमें तरह तरह के पकवान हैं, तरह तरह के डेजर्ट्स हैं, स्नैक्स हैं, तरह तरह के आइटम्स हैं, और आप वहाँ जाते हो और आपका जो मन करे उस समय आपने वो उठा लिया, खाया, वो टेस्ट किया। अगर वो आपको अच्छा लगा तो आपने और लिया, नहीं तो आप कुछ और पिक कर रहे हो, है ना। तो आप ये पिक कर रहे हो, चूज कर रहे हो और खा रहे हो। तो सेक्स में भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, कितनी सारी एक्टिविटीज़, 100-150 एक्टिविटीज़ हैं जिसको आप कर सकते हो। हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो सेक्स का मॉडल है वो हम कहते हैं स्टेयरकेस मॉडल, मतलब सीढ़ी। जैसे आपने पहली सीढ़ी चढ़ी, फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी चढ़ी, फोरप्ले, इंटरकोर्स, ऑर्गेज़म। तो अगर आप सेक्स को पिकनिक की तरह लो, बूफे की तरह लो, जब आप बूफे जाते हो तो इतने सारे आइटम्स होते हैं और आपका पेट भर जाता है ना, आप कुछ भी खा सकते हो। तो सेक्स भी एक मेन्यू है। अच्छा, एक और चीज़, कितने सारे लोगों को ये नहीं पता है कि सिर्फ आप अपने जेनिटल्स को टच करो, उसमें कितना आनंद आता है। हमेशा हम अपने जेनिटल से भी काम करवाते हैं, हमको लगता है तुम भी काम करो, वो फीमेल को रेडी होना चाहिए, मेल को भी तैयार होना चाहिए। वाई? सिर्फ टच, मतलब सिर्फ एक कनेक्शन, यूनियन, जो पूरी दुनिया जानती है, मतलब जो शिवलिंग है, बेसिकली ये जो है, ये यूनियन ही तो है। तो इट्स अ यूनियन ऑफ लाइफ। तो हम कहीं ना कहीं, मैं इसमें कहती हूँ, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी ऐड करो, कि एक कनेक्शन, एक फील करना।
उन दोनों को सिर्फ टच करो, और कई बार क्या होता है वो टच में वो अपने आप इरेक्ट भी हो जाएगा, और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। लेकिन उस एक्सपेक्टेशन के साथ एक आदमी अगर जाएगा बिस्तर पे कि अब पहले मेरे को हार्ड ऑन होना है, उसके बाद मैं कुछ करूँगा, तो वो अपने उस बॉडी पार्ट पे कितना प्रेशर डाल रहा है। राइट, वेरी ट्रू। तो जो ओल्ड एज में जो है वो अगर सेक्सुअली एक्टिव नहीं रह पाता या एक्ट ही नहीं कर पाते, सो मे बी दे कैन बी इंटिमेट वाइल टॉकिंग। उनको पिकनिक पे जाना चाहिए। इनको पिकनिक पे जाना चाहिए, हग्स देने चाहिए एक दूसरे को, और देर आर डिफरेंट टेक्निक्स वेयर दे कैन इंक्रीज देयर इंटिमेसी फॉर ईच अदर। यही Correct? यही तो एजुकेशन है कि मैं कहती हूँ 500 तरीके हैं, आप अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर सकते हैं, अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं। उनको तो 500 तरीके कैसे होते हैं, हमको तो यही लगता है। यही चीज़ है, यही सीक्रेट है जो हम, मतलब ये सीक्रेट नहीं होना चाहिए, बट अब हम इसको पब्लिक एजुकेशन बना रहे हैं। So I've also heard that men are going to disappear from this planet Earth क्योंकि Y chromosome is shrinking. Is that true? ये मतलब साइंस में तरह तरह के आते हैं, इंसाइट्स आते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि बहुत सारे औरतों को कहीं ना कहीं ये लग गया कि अच्छा तुमने मुझे इतना सताया, अच्छा तुम निकल जाओ यहाँ से। और दूसरी बात कि हम स्ट्रॉन्गर है, तो कहीं ना कहीं वो वॉर ऑफ द सेक्सेस मुझे लग रहा था, रैदर देन कुछ एक हमने बात तो की पर वो बात इसमें चली गई। और हमको लगता है वॉर ऑफ सेक्सेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आदमी भी वल्नरेबल होता है। हम सोसाइटी को एनकरेज करना चाहिए कि एक मर्द अपनी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्रेस करे, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करे, पर उसको इतना हम हार्ड ऑन लाते कि नहीं यू आर अ मैन, मर्द को दर्द नहीं होता। ये चीज़ें इतनी भर देते हैं कि तुमको परफॉर्म करना है, तुम तो बिल्कुल मतलब पीनस को लोग गन बुलाते हैं। वो जो एक फिल्म आई थी गैंग्स ऑफ वासेपुर, उसमें इनडायरेक्ट रेफरेंस था कि गन है। मतलब इतना वायलेंस जोड़ दिया है उस बेचारे छोटे से सॉफ्ट से। या ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाते, ओके क्योंकि आप जो जो बोल रहे हो ना, इधर मेंटल पिक्चर भी चल रही है, तो कई बार ठीक है anyway, yeah. So, yeah, what is mindful sex which you talk about the most? माइंडफुल सेक्स मतलब Is the picnic that you're talking about? नहीं, अच्छा, ये अलग है। अच्छा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग माइंड फील्ड सेक्स कर रहे हैं। हम लोग माइंड फील्ड सेक्स कैसे कर रहे हैं? माइंड फील्ड और माइंडफुल में अंतर है, सुनने में एक लगेगा। माइंड फील्ड का मतलब कि आप जब जा रहे हो उससे पहले आपके दिमाग में 10 चीजें चल रही हैं, डिस्ट्रैक्शन चल रहा है। अच्छा ऑफिस की मेल आई, अच्छा कल जाना है मेरे को उसको अभी मेरी एक इंटरव्यू था मेरा, और एक जर्नलिस्ट थी। मैंने कहा हम तो सेक्स भी टाइम सेट करके करते हैं कि 30 मिनट्स में हमको खत्म करना है, क्योंकि सोना है 1 बजे 12 बजे सोना है, सुबह उठना भी। तो हमारे दिमाग ऑलरेडी काउंटडाउन चल रहा है, स्टॉपवॉच शुरू हो गया है, तो उसी में आपको सब निपटाना है। तो आपने पहले ही सेट कर दिया, आप कैसे मजा लोगे। तो मैं कहती हूँ स्केड्यूल करो, टाइम निकालो, एडिक्वेट टाइम निकालो, चाहे वो वीकेंड हो या हॉलीडे हो, या आप ये समझो आपको कहीं भागना नहीं है। ठीक है आप भागने वाला कर रहे हो, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये लाइफ ऐसी हो गई आज के टाइम पे कि आपके पास 2-3 घंटे नहीं है। तो माइंडफुल का मतलब है कि आप टाइम के बारे में भूल जाओ, रिलैक्स यू आर जस्ट इन योर बॉडी। जैसे भी आपने बताया कि आप किसी से मिले, वो साथ में खाना भी खा रहे थे और मोबाइल भी चला रहे थे जी। सो यही चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है कि आपको अपने माइंड में टेंशन पाल के आपको ये एक्ट नहीं करना है। ये एक चीज़ नहीं पता है बहुत सारे लोगों को कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे हाथ में या तो मोबाइल रहता है या लैपटॉप रहता है, आईपैड रहता है, और ये सारी मशीन है। तो आप अगर अपने दिन के 10 घंटे आप मशीन के साथ गुजार रहे हो, तो आपके हाथ आप जब किसी इंसान को भी छूओगे तो आप उसको एक मशीन की तरह लोगे, आप उसको उसी तरह छूओगे जैसे आप एक मशीन को छू रहे हो। इसलिए मैं कहती हूँ कि प्राकृतिक चीज़ें जैसे पेड़ हैं, पौधे हैं, प्रकृति है, उससे भी अपने हाथों के अंदर वो सेंसेशन फील कराओगे कि हाथों को आपने मशीन दे दी है, तो हाथ भी तो वही फील करेंगे ना। फिर आप कैसे एक इंसान को छूओगे और आपको लगेगा उसके अंदर कोई भावना है, आप उसको भी मशीन की तरह छू रहे हो। So any 3 tips for our viewers for couples to improve their sex life? तो पहली चीज़ है मूड बिल्डिंग। हम लोग हमारा क्या होता है, हमारा सेक्स लाइफ है हमने कंपार्टमेंटलाइज कर दिया है। एक कंपार्टमेंट मतलब जहाँ पे आपके डे टू डे काम होते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, और दूसरा आपकी बेडरूम लाइफ। और आप चाहते हैं कंपार्टमेंट ए से कंपार्टमेंट बी में शिफ्ट हो जाएं और तुरंत हो जाएं। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आप पूरे टाइम वो स्ट्रेस में हो, काम के स्ट्रेस में हो, ये चीज़ें चल रही हैं, 10 चीज़ें चल रही हैं, और फिर सडनली मतलब आप घर आते हो, आप खाना खाते हो और फिर आपको लगता है मूड आ जाए। आपको मूड कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा।
दिन में भी चाहे वो आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं या कुछ याद कर रहे हैं या उनको कोई मतलब नॉटी टेक्स्ट भेज रहे हैं, वो मूड आपको अपने अंदर तैयार करके रखना पड़ेगा। आपको यही सोचना है कि अभी तो मैं सिर्फ वर्क मोड में हूँ, अब मैं सेक्स मोड में आ जाऊंगी, ऐसा नहीं है। पर ये नेचुरली तो सिर्फ 1-2 साल शुरुआती सालों में ही पॉसिबल हो पाता है ना, उसके बाद तो फिर दिन पोस्ट लगता है कहीं न कहीं, ऑर्गेनिक नहीं लगता। अच्छी चीज़ों के लिए एफर्ट लगता है। हाँ। जैसे अगर आप एक अच्छी एक्टिंग करेंगे, आपको पता है कितना एफर्ट आपको डालना होता है। राइट। हमको सेक्स को भी उतना ही सीरियस लेना पड़ेगा कि अगर हमें एक अच्छी सेक्स लाइफ चाहिए तो हमको वो एफर्ट डालना पड़ेगा। हम इसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। कपल्स को फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि चलो ये तो अपने आप हो जाएगा, नहीं। राइट। या दूसरा कम्युनिकेशन। सेक्स करना ज़्यादा आसान है पर सेक्स के बारे में बात करना ज़्यादा मुश्किल है। तो कई सारे कपल्स हैं, वो कर तो रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं, इंटीमेट हो रहे हैं, बट वो अपने अंदर की चीज़ों को नहीं बता रहे हैं, वो अपने फियर्स नहीं बता रहे हैं कि आपके अंदर क्या फियर है। एक आदमी के अंदर सबसे बड़ा फियर ये होता है कि उसको कहीं रिजेक्शन ना मिले। उसको अगर मेरे हस्बैंड ने मुझे ये बात बोला था कि एक लड़की अगर एक बार उसको कह देना कि तुम तो मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे, उसका ईगो चला जाएगा, मतलब उसका ईगो की ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो हमको ये समझना है कि हमको अपने वर्ड से किसी को हर्ट नहीं करना है, हमको ऐसी चीज़ें बोलनी है जिससे कि वो सामने वाला कॉन्फिडेंट फील करे। तो वर्ड्स प्ले अ बिग रोल, वर्ड्स आर मैजिक। तो कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा पार्ट है कि अपनी लाइक्स को बताओ, अपनी डिसलाइक्स को भी बताओ। ऐसा नहीं कि तुम्हारा पार्टनर मतलब तुम पूरे के पूरे तैयार हो। कई सारी औरतों को लगता है कि अगर हम ज़्यादा बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम स्लट कैटेगरी में आ रहे हैं, हमें गलत देखा जाएगा कि हम इतना ज़्यादा कैसे बोल सकते हैं। तो प्लीज़ बात करो। मुझे याद है एक एपिसोड था, स्पॉटिफाई का एपिसोड था, जहाँ पे उर्फ़ी जावेद ने कहा कि एक आदमी को अराउज़ करने के लिए बस मुझे उंगली से छू देना है, काफ़ी है। गलत है ये। उसको भी वही प्लेजर चाहिए, उसको भी वही फोरप्ले चाहिए। प्रॉब्लम क्या होता है कि बेड पे एक आदमी और औरत है, तो औरत को लगता है मेरा तो काम ये है कि मैं तैयार हूँ। नहीं, तुम्हें भी उसको प्लेजर देना है, तुम्हें भी वो एफर्ट डालना है। तो ये चीज़ है कि औरत को भी एक्टिव होना है लव मेकिंग में। Lastly, you want to give any advice to our viewers? Or you want to add something? आई थिंक ये सेक्स एक स्किल है, इसको स्किल की तरह लें। जैसे कि आप एक स्किल में आप नॉलेज गेन करते हो, अपने आप को प्रैक्टिस करते हो, फेल होते हो, सीखते हो और धीरे धीरे आप उसमें बिल्कुल पेशेवर हो जाते हो, आप बिल्कुल मास्टर हो जाते हो। तो प्लीज़ ये सोच के ना चले, बिकॉज ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हमको सब आता है। ये बिल्कुल ओशन की तरह है, ये मतलब इसका नॉलेज इतना ज़्यादा है, आप सोच नहीं सकते। हम सिर्फ इतना सा ही जानते हैं, मतलब मैं खुद शायद 5% समझ पाई हूँ सेक्स को। तो इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, इसको प्लीज़ सीरियसली ले। ये बहुत बड़ा, सेक्स के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, हमने तो फ़ायदों की बात ही नहीं की। मतलब सेक्स सिर्फ प्लेजर के लिए होता है, सेक्स हेल्थ के लिए होता है, सेल्फ एस्टीम के लिए होता है, फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी को फ्लेक्सिबल रखता है, रिलेशन को क्लोज करता है। आप अपने पार्टनर के साथ अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो आपका रिलेशनशिप भी ज़्यादा क्लोजनेस होगा। तो इतनी सारी जो बेनिफिट्स हैं उसके बारे में हमको समझना चाहिए कि ये चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का, तो हमको वो इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। मैंने ये भी सुना था कि जब आप ऑर्गेज़म कर रहे हो और उस वक्त अगर आप कुछ मांगते हो तो वो आपकी इच्छा पूरी होती है। It was very weird for me to read that, but is that true? मतलब मुझे लगता है ऑर्गेज़म की जो इच्छा है वो तो पूरी हो ही रही है, उसमें तो आप खुश हो ही रहे हो। सकता है आपको इतना अच्छा प्लेजर मिल रहा है और अगले दिन आप बिल्कुल खुश होके जा रहे हो, आपने वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा कर लिया क्योंकि आप माइंड से इतने रिलैक्स थे। Right, maybe. और there is some tantra sex or something like that. ऐसा भी कुछ होता है, right? हाँ, सो तंत्रा का मतलब वही है कि तंत्रा का मतलब होता है, तंत्रा मतलब संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है कि तंत्र। तंत्र मतलब वीवन। तो वीवन मतलब अच्छा, बुनना, जैसे कि वो एक सी के रखा हुआ। हाँ, सी कर रखा हुआ। तो तंत्रा सिर्फ सेक्स के बारे में नहीं है, तंत्रा का एक पार्ट है जो सेक्स के बारे में बात करता है, सेक्सुअलिटी के बारे में बात करता है। तो जो पार्ट है वो ये कहता है कि आपकी जो बॉडी है, आपकी सिर्फ बॉडी नहीं है, आपका माइंड है, आपका हार्ट है, आपका सोल है। इन सब का जब इंटीग्रेशन होता है, इन सब का जब मिलन होता है, उस टाइम पे जो सेक्सुअल अनुभूति होती है, जो सेक्सुअल एक्सपीरियंस होता है, जो प्लेजर मिलता है, वो कमाल का होता है। तो होता क्या है, या तो हम माइंडलेस होते हैं, दिमाग कहीं और है कि अच्छा हमको तो कल सुबह उठना है, या फिर बॉडी को लेकर इतना ज़्यादा गिल्ट है। कितनी सारी जो औरतें हैं वो लाइट में सेक्स नहीं करना चाहती हैं, को वो हिचक होती है, वो या अपने आप कवर करना चाहती हैं कि नहीं मेरी बॉडी अच्छी नहीं है, मैं नेकेड ऐसे नहीं रह सकती हूँ,
बेली फोल्ड है, ये निकला हुआ है, ये ऐसा है वैसा है, अपनी बॉडी को लेके कंफर्टेबल नहीं है, उस मोमेंट पे भी वो जज कर रही हैं कि मेरा बॉडी तो अच्छा नहीं है। तो हम बॉडी में इतना गिल्ट है, बॉडी को लेके इतना जजमेंट है, माइंड से तो हम है ही डिस्ट्रैक्टेड हैं। और उसके बाद दिल की बात होती है तो इमोशंस के बारे में बात करना, अपने फियर्स के बारे में बात करना। मेरे पास एक क्लाइंट आया था, बिलीव नहीं करोगे, हमको लगता है वेस्टर्नर्स को ज़्यादा पता है, फ्रेंच क्लाइंट था। और औरत ने आदमी को कहा कि डोंट थिंक विथ योर डिक ओनली, क्योंकि उसके दिमाग में वही है, उसका ही इज़ अ कैंसर पेशेंट और उसकी सर्जरी के बाद उसका वो चीज़ काम नहीं कर रहा, उसको लेके उसके अंदर इतनी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गई। और वो औरत उसको समझा रही है कि मैं तुम्हें अभी भी प्यार करती हूँ या मैं अभी भी तुम्हें डिज़ायर करती हूँ, पर उसके लिए चीज़ बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट ये चीज़ मैंने बहुत सारे मैरिजेस में देखा है कि अगर हस्बैंड, चाहे वो वर्क स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, ऑफकोर्स स्ट्रेस में आपका नहीं होगा, आपका इरेक्शन नहीं आएगा, वो अवॉइडेंस मोड में चले जाते हैं क्योंकि उनको लगता है अब ये नहीं हो रहा तो क्या फ़ायदा। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि इट्स अ होल बॉडी एक्सपीरियंस, इट्स अ होल बॉडी प्लेजर। ओके, थैंक यू सो मच पल्लवी जी। आपने बहुत सारी गहरी इंसाइट्स दी हमें एंड आई एम श्योर व्यूअर्स को काफ़ी ज्ञान मिला होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर डूइंग दिस डिफिकल्ट टॉक। आई होप ये पॉपुलर हो, बहुत अच्छा हो। Thank और you. या शक्ति।